हेलो एवरीवन, मनीष हियर। वेलकम टू टैक्स क्लब। जीएसटी की 55th काउंसिल मीटिंग 24 दिसंबर 2024 को कंक्लूड हुई है और ये उसका प्रेस रिलीज है। काउंसिल मीटिंग के अंदर बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जीएसटी रेट चेंज के लिए या फिर जीएसटी के अंदर दूसरे प्रोविजंस चेंज करने के लिए। यहाँ पे 1 to 1 हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं जीएसटी के 55th काउंसिल मीटिंग के अंदर। फर्स्ट जो चेंजेस है वो है रिगार्डिंग रेट और जीएसटी रेट ऑफ गुड्स। कौन कौन से गुड्स पे जीएसटी रेट में चेंज हुआ है। फर्स्ट है फोर्टिफाइड राइस कर्नल, ये 5% के अंदर क्लासिफाई किया गया है अंडर हेडिंग 1904। देन जेने थेरेपी के ऊपर जीएसटी एग्जाम किया गया है। आईजीएसटी को एग्जाम किया गया है ऑन सब सिस्टम इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स टूल्स। एलआरएसएम सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट्स लगते हैं उस सारे पे आईजीएसटी एग्जाम किया गया है। जो ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड था पहले, बट वो एग्जाम्पशन को एक्सटेंड किया गया है। मर्चेंट एक्सपोर्टर के ऊपर कंपनसेशन सेस रिड्यूस किया है टू 0.1%। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अगर कुछ इंपोर्ट करती है इक्विपमेंट्स या कंज्यूमेबल्स तो उसके ऊपर आईजीएसटी इंपोर्ट के ऊपर एग्जाम्प्ट किया गया है। फूड प्रिपरेशन सर्विस के ऊपर जो जीएसटी लगते हैं उसमें कंसेशन जो 5% का ऑलरेडी दिया हुआ था वो पर्सन के लिए जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मील डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर, तो उसके ऊपर ऑलरेडी 5% का जीएसटी था कंसेशन रेट से, उसको और भी अभी एक्सटेंड किया गया है। नाउ सर्विसेज के अंदर क्या चेंजेस है वो भी देखेंगे। सर्विसेज के अंदर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय द कॉर्पोरेट बॉडी कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लाया गया है आरसीएम से। इसको थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल प्रीमियम से अगर इंश्योरेंस कंपनी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करती है तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट किए गए हैं क्योंकि ये जो फंड है वो यूज किए जाते हैं टू कंपनसेट कैशलेस ट्रीटमेंट टू द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट में जो विक्टिम्स होते हैं उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए फ़ंड यूज होता है। तो इसके लिए अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी फ़ंड कंट्रीब्यूट करती है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, एग्जाम्प्ट किया गया है। जो डिक्लेयर्ड टैरिफ का डेफिनेशन है फॉर द होटल्स, क्योंकि वहाँ पे जो डिक्लेयर्ड टैरिफ होता है जो रेंट होता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि जीएसटी का रेट क्या एप्लीकेबल होगा। तो वैसे केस में जहाँ पे होटल के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस भी इंक्लूड रहता है एंड जो होटल है होटल के भी चार्जेस है, तो वो केस में टैक्स का कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे उनके लिए दो ऑप्शन दिया है कि अगर एकोमोडेशन वैल्यू 7,500 है, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर 7,500 का है तो वो केस में आइदर वो 18% का जीएसटी लेवी कर सकते हैं और उसके ऊपर इनपुट टैक्स का रेट ले सकते हैं, और 5% का विदाउट आईटीसी वो जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो चेंजेस है वो इफेक्टिव होएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपना प्रीमाइस रेंट पे दे रहा है तो वो केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा उनके ऊपर। दूसरे जो चेंजेस है रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज वो है सेल ऑफ ऑल ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स इंक्लूडिंग ईवीज। जो 12% जीएसटी का रेट लगते थे सेल ऑफ ओल्ड कार के ऊपर, उसको अभी 18% किया गया है। जो ऑलरेडी 18% से जिसके ऊपर जीएसटी लग रहा था वो कंटिन्यू रहेगा 18% का। और यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि कौन से जो ओल्ड व्हीकल्स है उसके ऊपर 18% लग रहा था। तो अगर इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी और उससे ज़्यादा है या फिर लेंथ उसका 4000 mm या उससे अगर ज़्यादा का है तो वो केस में 18% का लगता था ऑलरेडी, अगर वो पेट्रोल व्हीकल है तो। एंड देन अगर डीजल व्हीकल है तो वो केस में 1500 सीसी या उससे ज़्यादा का या फिर लेंथ 4000 mm या उससे ज़्यादा का एसयूवी है तो वो केस में भी 18% का जीएसटी लगता था। तो वो ऑलरेडी जैसा लग रहा था वैसे ही लगेंगे। दूसरे जो ओल्ड एंड यूज्ड व्हीकल्स है वो 12% से अभी 18% किए गए हैं उसके सेल के ऊपर। वही जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के ऊपर 12% का रेट रहेगा अगर कोई इंडिविजुअल सेल करते हैं तो। ये है उनके लिए जो डीलर है। यहाँ पे एक नोट भी है क्लैरिफिकेशन के लिए, जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द मार्जिन ऑफ सप्लायर। अगर बेसिकली बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो टोटल कार का वैल्यू होगा उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो मार्जिन वैल्यू होगा उसके ऊपर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। और मार्जिन कैलकुलेट करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ कार माइनस डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू रहेगा वो वैल्यू और क्या वैल्यू में आप सेल कर रहे हैं उसका जो डिफरेंस होगा वो मार्जिन रहेगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। जो एसीसी ब्लॉक्स होते हैं
अगर उसमें 50% फ्लाई ऐश है तो वो 12% जीएसटी के अंदर कवर होएगा। देन पेपर के केस में बताया है आइदर वो फ्रेश ग्रीन या फिर ड्राइड पेपर है या फिर रेसिन्स है, वो अगर सप्लायर सप्लाई करते हैं और सप्लायर अगर एग्रीकल्चरिस्ट है या कोई फार्मर है वो अगर सप्लाई कर रहे हैं फ्रेश ग्रीन या ड्राइड पेपर या फिर रेसिन्स, तो वो केस में उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई भी जीएसटी लायबल नहीं होगा। जो प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है टर्म, उसके डेफिनेशन को अमेंड करने के लिए यहाँ पे कहा है कि वो सारे पैकेज कवर हो गए प्री पैकेज्ड एंड लेबल के अंदर, टू कवर ऑल द commodity that are intended for the retail sale and containing not more than 25 kg or 25 liter. That means कि अगर 25 kg या फिर 25 लीटर्स का अगर आप कोई पैकेज बना रहे हैं तो वो भी प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। देन जो चेंजेस है ये है रिगार्डिंग पॉपकॉर्न के ऊपर। पॉपकॉर्न में 3 कैटेगरी यहाँ पे लाए गए हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पॉपकॉर्न्स, जीएसटी के रेट लाए गए हैं। फर्स्ट जो टाइप है वैसे पॉपकॉर्न जो अनपैक्ड है, अनपैक्ड एंड अनलेबल्ड है और उसमें कोई स्वीटनर नहीं है, सॉल्टी एंड स्पाइसी है पॉपकॉर्न अनपैक्ड, तो वो केस में 5% का जीएसटी आएगा। अगर सॉल्टी एंड स्पाइसी पॉपकॉर्न है बट वो प्री लेबल्ड एंड पैक्ड है तो वो केस में 12% का जीएसटी आएगा। वहीं अगर पॉपकॉर्न में स्वीटनर मिलाए गए हैं, कैरमल पॉपकॉर्न है, तो वो केस में 18% का जीएसटी अट्रैक्ट होएगा। यहाँ पे भी एक नोट डाला गया है, ये चीजों को फिनांस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हाईलाइट किया था कि इसके अंदर कोई नया रेट नहीं लाए जा रहे हैं, बट जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डिफरेंट रेट लगाए जा रहे हैं। जो स्वीटनर जिसमें एडेड शुगर होते हैं उसके ऊपर हायर रेट्स रहता है, तो इसके लिए जो कैरमल्स पॉपकॉर्न्स है उसके ऊपर 18% का जीएसटी लाया है। ये फिनांस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था और ये प्रेस रिलीज के अंदर भी ये नोट यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे कुछ एक क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन इन सीरियल नंबर 52B नोटिफिकेशन 1 2017 कंपनसेशन सेस रेट, जो कि 28 जून 2017 को आए थे रिगार्डिंग ग्राउंड क्लियरेंस, वो एप्लीकेबल है विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 जुलाई 2023। जो आरबीआई रेगुलेटेड पेमेंट एग्रीगेटर है वो जीएसटी एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल है अंडर सीरियल नंबर 34 ऑफ नोटिफिकेशन 12 2017, क्योंकि ये एक्वायरिंग बैंक के अंदर फॉल करते हैं। बट साथ ही साथ यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया है कि ये जो एग्जाम्पशन है वो किसी पेमेंट गेटवे को या फिर किसी दूसरे फिनटेक सर्विसेज को कवर नहीं करती है, उसके ऊपर कोई भी एग्जाम्पशन नहीं होएगा। साथ ही साथ एक गुड रिलीफ दिया गया है रिगार्डिंग बोरोज, और एक्चुअली ये रिलीफ नहीं है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ही है, क्योंकि पहले से भी अगर बैंक से आपका लोन चल रहा है या फिर ऐसा कुछ ड्यूज है और उसके लिए बैंक्स या एनबीएफसी आपके ऊपर पेनाल्टी लगाती है, तो पेनाल्टी का जो अमाउंट है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं आता है, वो पहले से भी नहीं था। तो ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई पेनल चार्जेस बैंक या एनबीएफसी लगाती है तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होएगा। देन शेड्यूल 3 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया है इन सीजीएसटी एक्ट 2017। क्लाउज ए इंसर्ट किया गया है इन पैराग्राफ 8 ऑफ शेड्यूल 3 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड दैट द सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन द स्पेशल इकोनॉमी जोन और फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन। तो बेसिकली ये जो इंसर्शन है उससे ये होएगा कि अगर कोई गुड्स स्पेशल इकोनॉमी जोन या फिर फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में ऑलरेडी स्टोर्ड है और ये किसी को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो केस में अंटिल उसके एक्सपोर्ट का क्लियरेंस नहीं मिलता है या फिर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का क्लियरेंस नहीं मिल जाता है, तब तक वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। और साथ में ये नोट है कि बाकी के जो कस्टम बॉर्डर्ड वेयरहाउस है उसमें जो प्रोविजंस है वो प्रोविजन से ऐड पार करेगा ये एसईजेड या फिर एफटीडब्ल्यूजेड के अंदर जो वेयर हाउस है उसके प्रोविजंस। नाउ वाउचर्स के रिगार्डिंग क्या जीएसटी की टैक्सेबिलिटी आएगी उसको यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। इसके लिए सेक्शन 12(4)(13) सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड रूल 32(6) को रिमूव किया गया है, ओमिट किया गया है टू रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी, एंड क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है कि ट्रांजेक्शन इन वाउचर शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो वाउचर में हम सप्लाई करते हैं वो उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना फिर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे वाउचर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पे अगर हम वाउचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कोई भी अमाउंट एजेंट से अगर चार्ज कर रहे हैं तो वो केस में जो वाउचर है उसके ऊपर जीएसटी की टैक्सेबिलिटी आएगी। साथ ही कमीशन के अलावा अगर कुछ एडिशनल सर्विस मिल रहा है
like advertising, co-branding, marketing, promotion, customization, technology support, customer support, ऐसे अगर कुछ सर्विसेज मिल रहा है इन एक्सचेंज ऑफ दैट वाउचर्स या रिलेटेड टू दैट वाउचर्स, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लेविएबल होगा। जो भी अमाउंट पेड करेंगे इस सर्विस के लिए उतने अमाउंट पे। अगर कुछ वाउचर्स है जो रिडीम ही नहीं हुआ है, उसको ना तो कोई सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और उसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन इशू किए गए हैं थ्रू द सर्कुलर टू रिमूव एम्बिग्यूटी एंड लीगल डिस्प्यूट इन सर्टेन इशूज। फर्स्ट जो इशू है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि प्रोपोर्शनल रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर सेक्शन 17(1) अगर जो ईसीओ है उनको पे करने की लायबिलिटी आ रही है अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। साथ ही एक क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग एबिलिटी ऑफ आईटीसी एज पर सेक्शन 16(2)(b) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन रिस्पेक्ट जहाँ पे गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सप्लायर एट हिज सप्लायर प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर जो सप्लायर है उसने अपना गुड्स सप्लाई किया है रिसिपेंट को या फिर ट्रांसपोर्टर को सप्लायर के प्लेस ऑफ बिजनेस पे, जहाँ पे उनका जो सप्लायर है उनका काम चल रहा है, तो बेसिकली अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो वहाँ पे डिफरेंट सारे गुड्स एंड मशीनरीज लगते हैं। जो सप्लायर है वो वहाँ पे अपना गुड्स सप्लाई करते हैं, पर एक बार काम कंप्लीट हो जाने के बाद वो चीजें वहाँ पे है तो उसके ऊपर वो गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रिसिपेंट है उसका, जिनका काम वो कर रहे हैं, जो रिसिपेंट है वो पूरे के पूरे वर्क कॉन्ट्रैक्ट का, वो उसके ऊपर आईटीसी ले सकते हैं। देन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है रिगार्डिंग लेट फीस फॉर फाइलिंग जीएसटी एनुअल रिटर्न 9 एंड 9C। ये बेसिकली दिया गया है फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 2017-18 टू फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 23-24, उसके पहले का जितने भी जीएसटीआर 9 एंड 9C है वो अगर 31 मार्च 2025 के पहले फाइल करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी लेट फीस। देन जीएसटी कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, कुछ इंसर्शंस किए गए हैं। एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया है ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म, जिसके अंदर कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसे लेबल एफिक्स किए जाएंगे जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट का जो मूवमेंट है उसको ट्रेस करना ईजी रहेगा। साथ ही क्लैरिफिकेशन है रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द करेक्ट डिटेल्स ऑफ नेम, स्टेट of the unregistered person as a recipient as well as the correct declaration place of business in respect of online services। ऑनलाइन सर्विसेज जो देते हैं लाइक ऑनलाइन गेमिंग हो गया, OIDA सर्विसेज है, या फिर दूसरे ऐसे कुछ जो ऑनलाइन सर्विसेज है, उसमें अगर जो अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट है जिनको ये सर्विस मिल रहा है या फिर जिनको पैसे जाएंगे, उनका करेक्ट डिक्लेरेशन होना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, कहाँ से वो उनका स्टेट क्या है और कौन से जगह से उनको सर्विस मिल रहा है। तो ये क्लैरिफिकेशन है। अदर मेजर्स है पर्टेनिंग टू लॉ एंड प्रोसीजर्स। अमेंडमेंट इन सेक्शन 17(5) सबसेक्शन डी के अंदर किया गया है। ये अभी के लिए एक फेमस केस है जहाँ पे ये प्रोविजन के लिए डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये क्लरिकल मिस्टेक था एक्ट के अंदर कि जो प्लांट एंड मशीनरी होने चाहिए थे वहाँ पे एक जगह पे प्लांट और मशीनरी है और इसकी वजह से गलत आईटीसी लिए हैं। इसके ऊपर केस है एक सफारी रिट्रीट का, जिसके ऊपर हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया है कि उनको ये अवेल कर सकते हैं, क्रेडिट अलाउ होगा। बट ये प्रोविजन के चलते, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अभी कहा है कि ये एक क्लरिकल मिस्टेक है एक्ट के अंदर, तो इसको अमेंड करेंगे, जहाँ पे प्लांट और मशीनरी है उसको प्लांट एंड मशीनरी करेंगे। एंड साथ ही साथ ये जो चेंजेस है वो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव होगा, दैट 1 जुलाई 2017 से ही ये जो प्रोविजन है उसको अमेंड किए गए हैं। और अभी देखते हैं कि जो जजमेंट मिला है सफारी रिट्रीट के केस में, वो केस का अभी क्या होता है। साथ ही सेक्शन 107 एंड 112 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को अमेंड किया गया है टू प्रोवाइड पेमेंट ऑफ द प्री डिपॉजिट फॉर फाइलिंग द अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड विथ इन्वॉल्व्स ओनली पेनाल्टी अमाउंट। तो अगर जीएसटी के अंदर सिर्फ पेनाल्टी अमाउंट के लिए अगर डिमांड पास हुआ है और उसके लिए अगर टैक्स पेयर कोई अपील फाइल कर रहे हैं, तो वो केस में अभी 25% का प्री डिपॉजिट करना होता है अपील फाइल करने के पहले। एपलेट अथॉरिटी में आप अगर अपील फाइल करते हैं तो उसके पहले 25% प्री डिपॉजिट करना होता है, जिसको अभी कम किया गया है 10%। बट ये उन्हीं डिमांड्स के लिए है जिसमें सिर्फ पेनाल्टी इन्वॉल्व है, अगर कोई भी उसमें टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है। तो साथ ही अमेंड किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को टू इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ लोकल फंड एंड म्युनिसिपल फंड। म्युनिसिपल फंड एंड लोकल फंड में डेफिनेशन को
सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 के अंदर एक्सप्लेनेशन इंक्लूड किया गया है फॉर लोकल फंड एंड म्युनिसिपल फंड। IST के रिगार्डिंग प्रोविजंस में अमेंडमेंट किए गए हैं। सेक्शन 261 एंड सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 को अमेंड किया गया है CGST एक्ट के एक्ट में टू इंक्लूड द इंटर स्टेट RCM ट्रांजेक्शन। IST के अंदर इंटर स्टेट जो RCM ट्रांजेक्शन होगा उसको IST में इंक्लूड करने के लिए सेक्शन 261 एंड 21 को इंक्लूड किया गया है। साथ ही सेक्शन 22 एंड रूल 39 1A को भी अमेंड किया गया है। इसके लिए एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। अगर कोई पर्सन है जो GST में रजिस्टर होने के लिए लायबल नहीं है तो उनके लिए जो टैक्स ऑफिसर्स है वो एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए नया रूल 16A इंसर्ट किया गया है GST रूल्स 2017 के अंदर, जिसके थ्रू वो टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर सकते पर्सन को जो लायबल नहीं है GST रजिस्ट्रेशन के लिए। देन कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं फॉर द टैक्स पेयर हु ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम थ्रू फॉर्म CMP02 फाइल करके जो कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करते हैं उनके लिए कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को अमेंड किया है। साथ ही जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके फंक्शनलिटी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। GST काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि टू अमेंड सेक्शन 38 एंड रूल 60 ऑफ CGST रूल्स टू प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर अ जनरेशन ऑफ GSTR2B बेस्ड ऑन एक्शन टेकन बाय द टैक्स पेयर। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो भी आप एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे 2B जनरेट हो, इसका एक लीगल फ्रेमवर्क जनरेट करने के लिए। IMS फंक्शनलिटी के अंदर मेनली जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं वो है रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन क्रेडिट नोट अगर कुछ रिसिपेंट अगर इशू करता है तो उसका रिडक्शन कैसे मिलेगा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। एंड देन ये मैनर प्रेस्क्राइब किया है कि कैसे जो सप्लायर है वो कैसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से क्रेडिट नोट एडजस्ट कर सकता है जो उसने सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू किए हैं। नाउ सेक्शन 39(1) एंड रूल 61 भी अमेंड किया गया है टू प्रोवाइड कि जो फॉर्म GSTR3B है वो तभी फाइल कर सकते हैं जब GSTR2B वो पीरियड का अवेलेबल होगा पोर्टल पे, उसके बाद ही GSTR3B फाइल करने का ऑप्शन रहेगा। इसके साथ ही दूसरे कुछ मेजर्स भी किए गए हैं। तो ये सारे थे प्रेस रिलीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ 55th GST काउंसिल मीटिंग। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।